हमारा अब तक हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज को समझा, ठीक है। एंड हमने देखा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पीओपीज, है ना, सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट। एंड देन फिर हमने एक लाइक ओजोन लेयर डिप्लेशन को हमने समझा। एंड देन हमने जाना कि व्हाट इज़ दिस क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, वो हमने देखा। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि हमारे टॉपिक की सीक्वेंस में बायोडाइवर्सिटी को हम लास्ट में रखेंगे। वाई? कि जब आप एक होलिस्टिक नॉलेज रखेंगे सभी इन्वायरमेंटल इश्यूज पर, देन आप बायोडाइवर्सिटी लॉस को अच्छे से, उसके कॉजेज को और उसका क्या क्योर हो सकता है, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनको अपने आप, यानी हम बायोडाइवर्सिटी के बेसिक्स अगर मैं आपको बता दूं एंड देन मैं बोल दूं वाटर बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, एंड देन फिर मैं आपको बोलूं कि आप लिस्ट आउट करें व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप अपने आप से लिख सके, है ना। दैट्स वाई इस टॉपिक को मैंने स्टार्टिंग में ना लेके, यूजुअली आप स्टैंडर्ड बुक्स में जाएंगे तो वो शुरू में मिल जाएगा आपको, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एंड, है ना, बट हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे ताकि हम एक बेटर एनालिसिस डेवलप करें। तो व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी एग्जैक्टली क्या होती है? मीन्स किसी इकोसिस्टम में या किसी कम्युनिटी में या किसी बायोम में, किसी लैंडस्केप में वेरिएशन ऑफ लाइफ, लाइफ की जो वेराइटीज वहां पर जो मिल रही है उसको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? वी कॉल इट बायोडाइवर्सिटी। मीन्स हाउ मच वेराइटी ऑफ लाइफ a particular ecosystem contains, that variety of life is called biodiversity of that particular ecosystem. जितना ज्यादा वैरायटी होगा, सो द वी विल कॉल इट, इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायोडाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम है। और जितना वैरायटी कम होगा, इट इज पुअर या वीक बायोडाइवर्सिटी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको स्टडी करना, बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अब हम जानेंगे। चलिए, हमने इकोसिस्टम में हमने देखा था दैट इकोसिस्टम इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने देखा था कि सभी बायोटिक कंपोनेंट्स से एनर्जी फ्लो करते हैं, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और हमने देखा था कि इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, है ना, इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। मीन्स उसमें एबायोटिक बायोटिक के बीच में इंट्रैक्शन और बायोटिक बायोटिक के बीच में इंस्ट्रक्शन और एबायोटिक एबायोटिक के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, that is that make it self sustaining unit. So अगर ये इंट्रैक्शन में कोई भी एक कंपोनेंट या सब कंपोनेंट हट जाता है, सो इकोसिस्टम विल कोलैप्स। और हमने देखा कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर साइकिल, सपोज, तो उसमें एयर जो है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, सो द इट इज कोलैप्सिंग। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगर हम इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स हो रहा है ना, प्रीडेटर एंड प्रे, है ना, और अगर कोई एक कंपोनेंट हट जाता है, सो दैट इंट्रैक्शन कैन कोलैप्स। और इसका एग्जांपल जैसे हमने लिया था दैट सहारन रीजन में जो ग्रासलैंड्स है, सवाना है ना, ग्रासलैंड्स है, उसमें एक कंपोनेंट, एक छोटी सी एंट एलिमिनेट हुई तो किसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया? उस पर्टिकुलर बुश का जिसको वो प्रोटेक्ट करती थी, वो एलिमिनेट हो गई। और उसकी वजह से लॉयन, टॉप प्रीडेटर है, वो भी एलिमिनेट होने लगा। सो ये बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप और इंटर डिपेंडेंसी है, दैट दैट इज डिपेंडेंट ऑन, ये पूरा जो रिलेशनशिप है ये दैट डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी। जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे आपके पास, यानी जितनी ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होगी उतने ज्यादा ऑप्शंस होंगे, और जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे, अगर कोई एक कंपोनेंट एलिमिनेट हो भी जाए तो भी कैसे ना कैसे करके रिलेशनशिप सस्टेन कर सकती है। समझ रहे मेरी बात को? सो बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट to sustain a biotic relationship in ecosystem,
and hence it is very important to sustain the entire overall existence of that ecosystem. समझ रहे? अगर बायोटिक रिलेशनशिप कोलैप्स करी तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स करेगा. सो बायोटिक रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए उसको ज्यादा डाइवर्स बनाया जाए ताकि कोई एक एलिमेंट अगर एलिमिनेट हो भी जाए तो भी वो कैसे भी करके सर्वाइव कर जाए. यानी मल्टीपल प्रेडेटर्स हो, मल्टीपल मीन्स हर्बीवोरस हो, मल्टीपल टाइप ऑफ वेजिटेशन हो. जितना वेराइटी होगा उतना ज्यादा आपका फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा. और फूड वेब का डायग्राम में हमने जितना कॉम्प्लेक्स होगा वो यहां से अगर कुछ उसका चला गया तो वो वहां से अचीव कर लेगा. सो ओवरऑल बायोटिक इंटरेक्शन कैसे भी करके सस्टेन कर पाएगा और ओवरऑल आपका इकोसिस्टम का एग्जिस्टेंस बना रहेगा. सो द रिचनेस इन बायोडाइवर्सिटी, this is how the richness of biodiversity is very important for existence of entire ecosystem. So ये पॉइंट आपको समझ में आ गया. अगर आपको कहें कि what is the importance of biodiversity, why biodiversity is very important for ecosystems, so आप उसको 150 वर्ड में बता सकते हैं. Okay, so now type of biodiversity. हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे करें? किसी इकोसिस्टम को जब हम स्टडी करें हम कैसे बताएं कि वो बायोडाइवर्सिटी कितना रिच है, किस टाइप का बायोडाइवर्सिटी है. टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हम अलग अलग तरीके से किसी इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को वेरियस टाइप्स में मेजर करते हैं और हर टाइप एक सिग्निफिकेंस रखता है. उसको और ज्यादा टेक्निकली डिफाइन करने के लिए देखिए कैसे आपको पता चलेगा कि इकोसिस्टम एक टाइप की बायोडाइवर्सिटी में रिच दिखाई दे भी रहा है तो भी दूसरे टाइप में वो पुअर हो सकता है. फॉर एग्जांपल वी हैव 3 टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशी डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी फर्स्ट इसका जो टाइप है दैट इज the variety or variations of gene in a particular species. किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी में जीन वेरिएशन या वेराइटी है ना, रिच जीन वेराइटी. जितना ज्यादा जीन वेराइटी होगा द स्पीशी विल बी कॉल्ड मोर जेनेटिकली डाइवर्स. समझ रहे हैं इस बात को? किसी स्पीशी के टोटल जीनोम, सभी मेंबर्स के जीनोम को मैं स्टडी करूं, जितना डाइवर्स, बहुत सारे तरह तरह के उसके अंदर जीन्स होंगे, सो आई विल कॉल दैट स्पीशी इज वेरी जेनेटिकली डाइवर्स. एंड अगर जीन्स कम होंगे सो आई विल कॉल इट पुअर इन जेनेटिकल डाइवर्सिटी. सो व्हाई जेनेटिकल डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज द मोर जेनेटिकल डाइवर्सिटी ए स्पीशी हैव मीन्स द मोर variety of gene that species have. That means the species can the species have more capacity to evolve or I can say adapt. Evolve तो बहुत long. No, एक ही स्पीशी की बात कर रहा हूं मैं. सपोज टाइगर. सो टाइगर में जीन वैरायटी जितनी ज्यादा होगी, अभी दूसरे एनिमल्स को तो मैंने शामिल किया ही नहीं है, जितनी ज्यादा जीन पूल उसका रिचनेस वाला होगा, तरह तरह के जीन्स उसके पास होंगे, उसकी कैपेसिटी होगी एडेप्ट करने की. एडेप्ट उसके जीनोम के अंदर हमने जीनोम स्टडी किया था. अब उसमें तरह तरह के जीन्स है. सपोज एक जीन है जो उसको हॉट टेम्परेचर में उसको एडेप्टेशन दे सकता है, एक जीन है उसको कोल्ड टेम्परेचर में एडेप्टेशन दे सकता है. तो उस पर्टिकुलर स्पीशी के अंदर जितना ज्यादा जीन वैरायटी होगी सो वो अलग अलग क्लाइमेट में उतना ज्यादा एडेप्ट कर सकेगा. समझ रहे इस बात को? और जितना ज्यादा एडेप्ट कर सकेगा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में, क्लाइमेटिक चेंज में वो सरवाइव कर पाएगा. चेंज में वो सरवाइव कर पाएगा. इस बात को समझना कि व्हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट गिव्स द कैपेसिटी, इट गिव्स कैपेसिटी टू ए ऑर्गेनिज्म स्पीशी टू अडेप्ट इन वेरियस और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो अगर वो वहां पे अडेप्ट कर सकता है
तो वो वहाँ पे सर्वाइव भी कर सकेगा, किसी तरह का चेंज आएगा तो वो सर्वाइव करेगा, और सर्वाइव करेगा तो वो इकोसिस्टम में बना रहेगा। एल्स लो डाइवर्सिटी हुई, जीन डाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर लो हुई, सो इट विल नॉट अडेप्ट, और कोई भी क्लाइमेटिक चेंज आएगा सो क्या होगा, इट विल एलिमिनेटेड, वो एलिमिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टाइगर का एग्जाम्पल लेते हैं। सो वी हैव लार्ज टाइप ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन दिस टाइगर स्पीशी। आप साइबेरियन रीजन में जाएंगे तो वो माइनस टेम्परेचर्स में एडेप्टेशन दिखाता है। आप इक्वेटोरियल रीजन में जाएंगे, वहां भी आपको टाइगर मिलेगा और वो हॉट टेम्परेचर्स, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर्स में एडेप्टेशन दिखाता है। आप राजस्थान में आएंगे तो आपको वो दिखेगा कि वो सेमी एरिड एडेप्टेशन भी दिखा सकता है। सो इट हैव एडेप्टेशन। सो सडनली सपोज कीजिए कि सुमात्रा रीजन में, जो इक्वेटोरियल रीजन में सेमी एरिड क्लाइमेट चेंज की वजह से सेमी एरिड कंडीशंस बन जाती है, सो टाइगर कैन सर्वाइव, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन पूल कम होता, सो इट विल नॉट सर्वाइव। अब ये जीन पूल या जेनेटिक डाइवर्सिटी बनती कैसे, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट, पहले उसका बेनिफिट देखेगा, इवॉल्व। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी स्पीशी को इवॉल्व करने में हेल्प करती है। मींस जैसे जैसे लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंज आएंगे, सो वो स्पीशी क्या करेगी, चेंज करेगी अपने आप को, और उस नए क्लाइमेटिक कंडीशन में हमेशा के लिए अपने आप को बदल देगी। सो इवोल्यूशन का प्रोसेस भी जेनेटिक डाइवर्सिटी से होता है। ओके, अब ये जेनेटिक डाइवर्सिटी बनती कैसे है? हाँ, एडेप्ट शॉर्ट टर्म में होता है, इवॉल्व लॉन्ग टर्म में होता है। तो इसमें एक वर्ड आता है स्पीशिएशन। जब इवॉल्व हो जाएगा तो एक नई स्पीशी बना देगा वो स्पीसी। हाँ बिल्कुल, है ना, तो इवोल्यूशन भी दिखाएगा। अब ये बनता कैसे है और ये रिड्यूस कैसे होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो साइंटिफिक बात। ये बनता कैसे है? रिप्रोडक्शन से, अपनी अगली, जैसे एक मेल एंड एक फीमेल है एक स्पीशी के, कुछ जीन पूल इसका है, कुछ जीन पूल इसका है, एंड देन फिर उसकी ऑफस्प्रिंग आई। ऑफस्प्रिंग कंटेन्स सम जीन ऑफ दिस एंड सम जीन ऑफ दिस, एंड देन फिर इस ऑफस्प्रिंग ने किसी दूसरी दूर की किसी ऑफस्प्रिंग के साथ रिप्रोडक्शन किया, तो इनके जीन मिले, एंड देन फिर वो आ रहा है। जेनेटिकल डाइवर्सिटी रिप्रोडक्शन के थ्रू अगली अगली जनरेशन में पास ऑन होती है। कैसे ये बनी रहती है, ये हम इंडिया के लोग समझ सकते हैं, गोत्र, है ना। अगर आप पास की गोत्र में रिप्रोडक्शन करेंगे या शादी करेंगे, मैरिज रिलेशनशिप बनाएंगे, योर जेनेटिकल डाइवर्सिटी विल रिड्यूस, है ना। अगर मान लीजिए ये दोनों क्लोज रिलेटिव होते तो इनका खुद का जेनेटिकल मेकअप एक जैसा होता या ऑलमोस्ट एक जैसा होता, तो ये भी कोई ज्यादा डाइवर्स नहीं होता। जितना ज्यादा दूर से रिप्रोडक्शन होता है उतना ज्यादा जेनेटिकल डाइवर्सिटी बनी रहती है ना। हाँ, और एडेप्टेशन की कैपेसिटी भी बनी रहती है, और जितना क्लोज रिप्रोडक्शन होगा उतनी जेनेटिकल डाइवर्सिटी रिड्यूस होगी, कम होती जाएगी जनरेशन बाय जनरेशन, और आपकी एडेप्टेशन की कैपेसिटी भी कम होती जाएगी, एंड हेंस आपके इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम से एलिमिनेट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, है ना, कम नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे। दिस इज हाउ जेनेटिकल डाइवर्सिटी कैन बी मेंटेन। और एनिमल्स भी कैसे मेंटेन करते हैं, वो रिप्रोडक्शन बहुत दूर दूर करते हैं। लाइक एक मेल टाइगर कई किलोमीटर्स की ट्रेवल करता हुआ जाएगा और दूसरे किसी इलाके में जाकर के वहां रिप्रोडक्शन करेगा। इसलिए इस तरह ये जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं लंबी ट्रेवल्स करते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि मेल वेल फिश 9 साल तक शायद 8000 किलोमीटर्स का ट्रेवल उसने किया। वेल फिश 8 या 15,000 किलोमीटर्स का उसने ट्रेवल किया एक फीमेल की तलाश में, और तब जाके उसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। 9 साल तक लगे उसको, है ना। तो दिस इज हाउ दे मेंटेन देयर जेनेटिकल डाइवर्सिटी। अब देखिए इसको समझिएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब आप बायोडाइवर्सिटी उसमें देखेंगे, जब आपके फॉरेस्ट फ्रेगमेंट होंगे तो आपकी जेनेटिकल डाइवर्सिटी, जब अब क्या होगा, सपोज आपका फॉरेस्ट था बहुत बड़ा, उसमें कुछ रेलवे लाइन आ गई, फिर आपने एक सिटी बसा दिया, इस तरह से आपने देखा अब वो मेल एंड फीमेल्स इस रीजन का दूसरे रीजन में नहीं जा पाएगा, है ना। यहां पर एक सिटी बस गया है, इट विल नॉट यहां से ट्रेवल करके दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, इनके रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ये आपस में ही रिप्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, इवन इंसेस्ट तक होने लगेगा, यानी एक ही पेरेंट्स से
पैदा हुए दो मेल फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे और फाइनली इनकी जेनेटिकल डाइवर्सिटी रिड्यूस होती जाएगी एंड इनके एडेप्टेशन के चांसेस कम होते चले जाएंगे और चांसेस कम होते चलेंगे तो इनके एलिमिनेट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो स्पीशिएशन मीन्स नई स्पीशी बन जाना, है ना। सो इस तरीके से अब इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखेंगे तब फिर आपको एनिमल कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज जेनेटिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन इज स्पीशी डाइवर्सिटी। व्हाट इज स्पीशी डाइवर्सिटी? मीन्स किसी कम्युनिटी में, कम्युनिटी मीन्स किसी कम्युनिटी में, बताएं कोई कम्युनिटी को, भूल गए, है ना। किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत सारी स्पीशी पॉपुलेशन एक साथ रह रही है और आपस में इंटरेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। सो टाइगर्स, डियर्स, है ना। और क्या हो सकता है, लेपर्ड्स, देन बफेलोज, है ना, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, है ना। सो किसी कम्युनिटी में द मोर मीन्स स्पीशी डाइवर्सिटी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी में जितनी स्पीशीज है उसको इंडिकेट करती है, नंबर्स को नहीं करती है। स्पीशी डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी इंडिकेट्स द स्पीशी डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी, ठीक है। जितनी ज्यादा स्पीशीज उतनी ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल पोलर रीजन है, सो वहां पर स्पीशीज कम देखने को मिलेगी। आप इक्वेटोरियल रीजन में आ जाएं, सो आपको प्लांट्स की भी कई तरह की वैरायटी देखने को मिलेगी। देन फिर लार्ज एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बहुत बड़ी स्पीशीज। सो जितनी ज्यादा स्पीशी द इकोसिस्टम इज मोर डाइवर्स इन स्पीशी डाइवर्सिटी, ठीक है। और जितना ज्यादा स्पीशीज वहां पर मौजूद होगा, दैट मीन्स द इकोसिस्टम हैव द मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेब। The more complex food web is, the more stable the biotic interactions. The more stable biotic interactions are, means the more stable entire ecosystem. यहाँ पे बहुत सारे प्रीडेटर्स हैं, बहुत सारे प्रेज हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो आपका कॉम्प्लेक्स फूड वेब है, तो आप आसानी से आपका इकोसिस्टम बना रह सकता है। अगर एक ही प्रेडेटर होता और वही एलिमिनेट हो जाता तो फिर आपका पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता। स्पीशी डाइवर्सिटी नंबर ऑफ स्पीशीज को दिखाती है। हाँ, टोटल कितनी स्पीशीज वहां मौजूद है ये बता रही है आपको। सो आपने जाना जेनेटिक डाइवर्सिटी एट स्पीशी लेवल और स्पीशी डाइवर्सिटी एट कहाँ एग्जिस्ट करती है, कम्युनिटी लेवल पर एग्जिस्ट करती है। एंड लास्ट वन इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किसी एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स, इसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी कहते हैं। इकोसिस्टम मींस अगर एक ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पर जितने ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम मिलेंगे, लाइक एक लेक भी है यहाँ पे, पॉन्ड, एंड देन हिल्स, है ना, एंड प्लेन, थोड़ा सा, है ना, इस तरह से जितने ज्यादा किसी एक लैंडस्केप में जितने ज्यादा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेंगे, दैट मीन्स द मोर इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट इन लैंडस्केप, दैट मीन द लैंडस्केप हैव लार्ज या रिच इन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और अगर उसके लैंडस्केप में कम इकोसिस्टम्स होंगे, सो इट इज नॉट रिच इन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और ये भी इकोसिस्टम को बनाए रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने ज्यादा इकोसिस्टम्स होंगे वो उतने ज्यादा स्पीशीज को कैटर करेगा, और जितनी ज्यादा स्पीशीज को वो कैटर करेगा उतनी ज्यादा वो मीन्स बायोडाइवर्सिटी को कैटर करेगा, और उसका स्टेबिलिटी लेवल भी उतना ही ज्यादा होगा। ये बात आप समझे? ओके। अब इनके अंदर कुछ सब क्लासेस हैं, लाइक उतने ऑर्गेनिजम्स होंगे, कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा, कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा तो मतलब वो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा सबके पास ऑप्शंस रहेंगे, सो स्टेबल होगा तो वो इकोसिस्टम ओवरऑल स्टेबल होगा। ओके। सो स्पीशी डाइवर्सिटी जो है दैट इज, उसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं, दैट इज स्पीशी रिचनेस
एंड इवननेस। स्पीशी रिचनेस एंड स्पीशी इवननेस की फॉर्म में हम उसको मेजर करते हैं। सो व्हाट इज स्पीशी रिचनेस? दैट मीन्स कितना स्पीशी रिच है। सपोज दो इकोसिस्टम मैं बना देता हूं, आप इसको डायग्राम से समझेंगे। सो वी हैव टाइगर्स टाइगर्स टाइगर्स, leopards 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 leopards, deers, and evenness richness means टाइगर्स एक ही दो ही हैं, crocodiles and deers। सो अब आप नंबर्स पे देखें, रिचनेस इंडिकेट करता है नंबर्स को, नंबर्स। तो आप देखेंगे, ओ सॉरी नंबर्स को नहीं, नंबर ऑफ स्पीशीज को, कितनी स्पीशीज यहां मौजूद है। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज आर 3। सो विच हैव मोर स्पीशी रिचनेस, ठीक है, दिस वन, है ना, ये वाला। और इवननेस की अगर मैं बात करता हूं तो जो जितनी स्पीशीज मौजूद हैं उनके मेंबर्स कितने हैं और उनके आपस में रेशियो क्या आ रहा है ना, मेंबर्स की नंबर्स क्या इवन है। तो सपोज यहां पर इवननेस आपको ज्यादा दिखेगी और यहां पर, है ना, यहाँ वैरायटी ज्यादा दिखा है बट इवननेस नहीं है। इसके मेंबर्स सिर्फ दो ही है और इसके मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं। और डाल देता हूं। सो आप देख रहे हैं कि यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बैलेंस नहीं है। डिस्पाइट यहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है बट नंबर ऑफ मेंबर्स में बैलेंस नहीं है। और यहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज कम है बट नंबर ऑफ मेंबर्स में बैलेंस है। सो अगर कोई स्पीशी डाइवर्सिटी, उसमें रिचनेस और इवननेस को हम स्टडी किए बिना हम उसको स्टेबल इकोसिस्टम नहीं बता सकते हैं। जब अगर इवननेस, अगर रिचनेस है बट इवननेस नहीं है तो इकोसिस्टम इज अनस्टेबल। अभी इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है, वो अपनी क्वालिटी को डिग्रेड करेगा क्योंकि ये ओवर ग्रेजिंग करेंगे और ये इसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएंगे। सपोज और कम कर देता हूं, लेपर्ड्स भी थोड़े से ही हैं और क्रोकोडाइल्स भी थोड़े से ही हैं। सो यहां पर जब बैलेंस नहीं है नंबर्स में, that means ecosystem is not stable. So by to study the species diversity we need to calculate the richness and evenness, और richness और evenness को स्टडी करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि कोई इकोसिस्टम कितना स्टेबल है। और richness और evenness को स्टडी करने के बाद हम कंजर्वेशन एफर्ट्स को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कंजर्वेशन किस डायरेक्शन में ले जाने हैं, विच इज द की स्टोन स्पीशी। वो सारे एफर्ट्स को करने के लिए ये स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। एंड देन कहाँ गए, हाँ, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम 3 लेवल देखते हैं, 3 लेवल्स इन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हियर इट इज, यहां पर बनाते हैं डायग्राम। हाँ देखिएगा, वन इज अल्फा डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के मेजरमेंट्स हैं। वन इज अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। सो अल्फा डाइवर्सिटी जो है, किसी इकोसिस्टम में सपोज कोई एक लैंडस्केप है, कोई उसमें एक इकोसिस्टम है, ठीक है। उस इकोसिस्टम में लाइक टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज को अगर हम देखें, देखिए हम उल्टा चलते हैं, गामा डाइवर्सिटी, एक बड़ा लैंडस्केप है उसमें जितने ज्यादा इकोसिस्टम्स मौजूद हैं, सॉरी वो बीटा डाइवर्सिटी में आएगा,
द नंबर ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट इन अ लैंडस्केप इंडिकेट्स द बीटा डाइवर्सिटी. Beta diversity, and it indicates the gradients of abiotic factors. ठीक है, अब देख समझिएगा, एक इकोसिस्टम है, एक बड़ा लैंडस्केप है, उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स है, उनमें जो एबायोटिक फैक्टर्स है उनमें जो ग्रेडियंट्स है, सपोज दो इकोसिस्टम है, सपोज यहां पर वन इज फॉरेस्ट एंड वन इज सपोज ए पॉन्ड, ए लेक. ये दो इकोसिस्टम है, इनके बीच में ग्रेडियंट्स होंगे एबायोटिक फैक्टर्स के, लाइक सॉइल है ना, सैलिनिटी, ये सारे होंगे. तो इनके बीच में ट्रांजिशन जोन होगा, इकोटोन होगा, है ना, हमने स्टडी किया था. अब इसमें जो स्पीशीज हैं और इसमें कुछ स्पीशीज हैं, वो सारी स्पीशीज जितने ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट्स होंगे, यहां पर स्पीशी डाइवर्सिटी अपने आप बढ़ जाएगी, एंड सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड एज दिस बीटा, एक मिनट, बीटा डाइवर्सिटी. मींस दो इकोसिस्टम के अंदर ग्रेडियंट्स एबायोटिक फैक्टर्स के जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके ट्रांजिशन जोन में उतनी ज्यादा स्पीशीज कैटर हो पाएगी, एंड दैट मींस दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ बीटा डाइवर्सिटी. एबायोटिक जैसे सॉइल क्वालिटी, सैलिनिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो एबायोटिक फैक्टर्स के जो ग्रेडियंट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे ट्रांजिशन जोन में कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कैटर हो सकती है, एंड दैट इंडिकेट्स द बीटा. इससे लोअर लेवल पर जाते हैं तो किसी एक इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है एट द लेवल ऑफ जेनेटिक्स एंड स्पीशी, दैट इज कॉल्ड अल्फा. ठीक है, एंड अगर किसी पूरे लैंडस्केप के अंदर द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स है ना है, सो द बायोडाइवर्सिटी रिच होगी. सो वो जो गामा लेवल को मैं करूंगा, दैट विल इंडिकेट, किसको कंसिडर करता है, मीन्स वैरायटी ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी फ्लो. मीन्स जो भी स्पीशीज वहां मौजूद हैं वो एक दूसरे का ऊपर डिपेंडेंट है फूड हैबिट्स की वजह से. सो वो एनर्जी फ्लो करवा रही हैं, जितने ज्यादा कितने मेथड्स उसमें एनर्जी फ्लो के उसमें एग्जिस्ट करते हैं. एंड बायोटिक, एक बड़ा वर्ड यूज करूं तो बायोटिक इंटर रिलेशनशिप, बायोटिक इंटरेक्शन वर्ड यूज कर सकता हूं. कितना उसमें बायोटिक इंटरेक्शन है, और यहां पर अल्फा लेवल पर इसमें कितनी स्पीशीज है. अब आप इसको रिलेट करें, देखिए अल्फा लेवल पर आप देखेंगे किसी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीशीज इन टर्म ऑफ रिचनेस एंड इवननेस. बीटा लेवल पर जाएंगे, सो अलग अलग इकोसिस्टम्स में जो ट्रांजिशन जोन है उसमें एबायोटिक फैक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस की वजह से कितनी स्पीशीज को वो कैटर कर पा रहे हैं. सो इट कंसंट्रेट ऑन एबायोटिक फैक्टर्स, डाइवर्सिटी ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स या ग्रेडिएशन ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स. समझ में आ रहा है, रोक लेना अगर. एंड एट द गामा लेवल मेथड बायोटिक इंटरेक्शन, कि जो बायोटिक कम्युनिटी में जो बायोटिक फैक्टर्स है वो आपस में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं उसका मेजरमेंट करेगा गामा लेवल पर. ये समझ पा रहे हैं, तीनों मेथड समझ में आ गए. नहीं नहीं, मैं और उसमें पॉइंट्स ऐड कर रहा हूं ना, उसको रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, है ना. सो यहां पर स्पीशी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली,
ग्रेडियंट या मीन्स डाइवर्सिटी इन एबायोटिक फैक्टर, चेंजेस इन एबायोटिक फैक्टर बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, सो जो इकोटोन में डाइवर्सिटी को इंडिकेट करेगा। एंड यहां पर आपको दिखा रहा है बायोटिक इंटरेक्शन कैसे हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एन। अल्फा में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टैटिक है, गामा में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको उसकी डाइवर्सिटी देख रहे हैं। देखिए अल्फा का एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, बस थोड़ा सा ये समझना है आपको। एक मिनट, दिस वन। सो ये अल्फा में आ गया, स्टैटिक हो गया, टाइगर टाइगर टाइगर, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल, डियर डियर डियर, ओके। अब इंटरेक्शन को स्टडी करूंगा, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन दीज स्पीशीज। इंटरेक्शन के जितने मेथड अवेलेबल हैं दैट इज गामा, एनर्जी फ्लो के जितने मेथड अवेलेबल है दैट इज गामा, ये डिफरेंस है। एंड बीटा वो इकोसिस्टम्स और उनके इकोटोन, उनके बीच में जो ट्रांजिशन जोन है, तो दो इकोसिस्टम में कुछ एबायोटिक फैक्टर से ट्रांजिशन जोन में कितना उसमें चेंज आता है, दैट इज बीटा। सपोज एक मैंग्रोव है, तो एक रिवर और एक सॉल्ट वाटर का बीच में, सॉल्टी वाटर के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, सो सडनली सैलिनिटी में ग्रेडिएशन आ रहा है, सो दैट मीन्स वहां पर सैलिनिटी और सॉइल क्वालिटी में चेंज, स्टीप ग्रेडिएशन है, तो वहां पर एक अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी। सो ये डाइवर्सिटी दैट इज बीटा। तो यहां पर बीटा में एबायोटिक फैक्टर्स की डाइवर्सिटी को स्टडी किया जा रहा है, यहां पर स्टैटिक स्पीशीज को, और यहां पर आप स्पीशीज के बीच में जो बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज बीइंग स्टडीड। ये देखो, तो इसके इसको मेजर करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, अल्फा, सॉरी बीटा, बीटा अब है ना, बीटा हो जाएगा इसमें, है ना, इसमें इकोसिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं आप, है ना। हाँ मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव उसको मैंने बोला उसमें मतलब बायोटिक कैसे हुआ मैंग्रोव, मैंग्रोव उस फॉरेस्ट का नाम दे रहा हूँ ना मैं, बायोटिक के नाम पर उस जगह का नाम हो सकता है ना, लेकिन मंकी फॉरेस्ट, तो क्या पूरा फॉरेस्ट बायोटिक हो गया, नहीं, उसमें एबायोटिक भी है, दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट, नाम पे मत जाइए। तो मैंग्रोव इज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन सॉल्टी वाटर एंड फ्रेश वाटर, और ट्रांजिशन में बहुत सारा स्टीप ग्रेडिएशन हो रहा है, सो इट इज रिच इन बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। सो ये इनका हो गया है। एंड देन वी विल स्टडी बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज क्या है। अब आप देखिए इविल क्वाड्रेट, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, दैट इज, अगर आप ये वर्ड यूज करें इविल क्वाड्रेट मींस सबसे चार बुरे बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉज है, दैट इज हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज एंड सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। अब देखिए हैबिटेट लॉस क्या होता है, इसको हम कैसे, एंड पहले WWF जो है उसने 6 की थ्रेट बताई थी बायोडाइवर्सिटी पे, वो कौन कौन सी है, एग्रीकल्चर, हंटिंग, लॉगिंग मींस फॉरेस्ट कटिंग फॉर वुड, पॉल्यूशन, इन्वेजिव स्पीशीज एंड क्लाइमेट चेंज। अब आप लॉस को एनलिस्ट कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस मींस एक तो आप डायरेक्टली किसी हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दें, लाइक डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, आपको कॉलोनी बनानी है, इंडस्ट्री लगानी है, सो यू आर कटिंग ट्रीज, क्लीनिंग द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो सकता है, डिग्रेडेशन हो सकता है। इसका हैबिटेट लॉस में एक और वर्ड आपको इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ, अब ये क्या हुआ,
सपोज कोई एक हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, एक फॉरेस्ट है, ये बना, मतलब ये मौजूद है। सो आपने एक हाईवे पास किया, वो यहाँ से निकल गया। एक रेलवे लाइन है, वो यहाँ से निकल गई। सो आपका हैबिटेट फ्रेगमेंट हो गया। एक तरीका ये, सपोज एक एक हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, फ्लड आई, सो यहाँ का एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। सो दिस कैन बी फ्रेगमेंटेशन। एक हिल का एरिया है, मतलब स्लोप है, हिल स्लोप है, यहाँ पर फॉरेस्ट था और अचानक से लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ पर एक डीप वो बन गई। सो एनिमल्स पास ऑन नहीं हो पा रहे हैं। सो ऐसे फ्रेगमेंट हो सकता है। और कैसे हो सकता है? टेक्टोनिक एक्टिविटीज से हो सकता है। लाइक अफ्रीका है, वो दो पार्ट्स में धीरे धीरे बट रहा है। सो वो रिफ्ट है, ग्रेट रिफ्ट वैली, वो धीरे धीरे वाइड होती जा रही है। सो एक स्टडी मैंने पढ़ा था दैट वो जो अफ्रीकन जिराफ है उसकी एक पॉपुलेशन रिफ्ट के इस तरफ रह गई है और एक पॉपुलेशन इस तरफ रह गई है। अब वो क्रॉस नहीं कर सकते, वो इतनी चौड़ी हो गई है ना, उनको प्लेन्स में वो चल सकते हैं, रिफ्ट के अंदर से जाकर के नहीं आ सकते वो। सो अब ये दोनों पॉपुलेशन आइसोलेट हो गई है। तो अब इससे क्या नुकसान होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होगा? ये दोनों अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है और ये इंटरनल रिप्रोडक्शन करेंगे, इंसेस्ट होगा। सो इनकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी लूज होगी और धीरे धीरे ये दोनों ही या तो स्पीशी बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ये इंपॉर्टेंट है। तो हैबिटेट लॉस को ठीक करने के लिए अगर आपको मैं मेजर या वे फॉरवर्ड बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? हाउ यू विल मीन्स resolve the problem of habitat loss? वो तो फ्रेगमेंटेशन कैसे ही बना लो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। रिफोरेस्टेशन करें, है ना, जैसे सुंदरवन में चल रहा है, सुंदरी ट्रीज को मीन्स नर्सरी में बना करके अच्छे से ग्रो करके देन फिर वो प्लांट किया जा रहा है। सो रिफोरेस्टेशन ड्राइव्स होनी चाहिए। हाँ, कोशिश ये की जाए, लेकिन अगर हो गए हैं तो हाँ यस, एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड, ये इनके सॉल्यूशन साथ के साथ पढ़ते चले हैं ना। हाँ वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड, इसके लिए टेक्निकल वर्ड कहलाता है एनिमल कॉरिडोर्स। एनिमल कॉरिडोर्स, जैसे कि टाइगर कॉरिडोर राजस्थान में है, रणथंभौर और उधर एक और है, उसमें मुकुंदरा कॉरिडोर बना दिया है। सो चारों तरफ पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन उसके बीच में से एक छोटा सा फॉरेस्ट कॉरिडोर की तरह बना डेवलप किया। सो अब वो टाइगर्स रिप्रोडक्शन के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। सो अब उनमें इंसेस्ट नहीं होगा और उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बना रहेगा। ठीक है, ये किया जा सकता है। इसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ एनिमल्स भी किया जा सकता है, जैसे कि एक तरफ जो जेनेटिक डाइवर्सिटी में काफी सारे रिप्रोडक्शन हो गया है, दूसरी तरफ हो गया है। सो अब क्या करेंगे, और उसके बीच में कोई कॉरिडोर भी पॉसिबल नहीं है। सो वहां से कुछ मेल्स को पकड़ के उधर छोड़ेंगे और वहां से कुछ फीमेल्स को पकड़ के इधर छोड़ेंगे। सो इस तरह से अब वो शिफ्टिंग हो गई है एनिमल्स की, एंड देन अब उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम आर्टिफिशियली मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये आप डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। थर्ड वन इज एलियन स्पीशीज। व्हाट आर एलियन स्पीशीज? हाँ, ऐसी स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किसी हैबिटेट की इंडिजिनियस स्पीशीज नहीं होती है, और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम्स एंड दे अडेप्ट इन दैट इकोसिस्टम, reproduce rapidly and start a competition with local species and eliminate the local species in that competition. Those are called alien species. ऐसे हाँ यस, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट, है ना, आपने ज्यादा माइनिंग कर ली तो फिर वो सारे पहाड़ियां वो जो फॉरेस्ट को करती थी वो सारी। सो व्हाट आर एलियन स्पीशीज? दीज आर वेरियस स्पीशीज दैट आर एक्सीडेंटली introduced in a habitat due to human activities, and then the species adapt in that habitat environment and start reproducing
वेरी रैपिडली एज कंपेयर टू देयर लोकल स्पीशीज। लोकल स्पीशीज की कंपेयर में बहुत तेजी से वो रिप्रोडक्शन करती हैं, बढ़ती हैं, एंड देन वो लोकल स्पीशीज के सामने स्ट्रॉन्ग कंपटीशन रखती है, और उस कंपटीशन में लोकल स्पीशीज गेट eliminated from the species or starts getting eliminate from that ecosystem are called alien species. For example, हाँ, जैसे कि हमने बात की थी जूली फ्लोरा की, सो दैट वाज ए एलियन स्पीशीज, है ना, और उसको रिफॉरेस्टेशन ड्राइव के लिए राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड देन विलायती कीकर देखे होंगे ना आपने, विलायती कीकर नाम नहीं सुने? रूरल बैकग्राउंड से कौन कौन है? देखे नहीं? दो तरह के होते हैं, एक तो देशी जो बबूल का पेड़ होता है उस पे उगते हैं, और एक विलायती होता है, एक झाड़ी होती है जिसकी लंबी लंबी होती है ब्रांचेस, और इस तरह का उसका पत्ती होती है ना, और वो कटीली झाड़ी, उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। विलायत जो देशी कीकर होता है, दैट इज बबूल, है ना, वो तो उसमें तो आराम से जा सकते हैं, उस पर बहुत से बर्ड्स अपना घोंसला बनाते हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स उस पर रहते हैं ना, बट इस पे ना तो कोई घोंसला बना सकता है, एंड ना ही इसमें कोई रेप्टाइल जाके रह सकता है, ना ही कोई बर्ड लार्ज एनिमल। हाँ, ये सिर्फ जलाने के काम आता है, दैट इज जूली फ्लोरा। इसको ग्रीनरी बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोकल प्लांट स्पीशीज को एलिमिनेट करता जा रहा है। सिमिलरली गोल्ड फिश केरला में, जो रिवर स्ट्रीम से, केरला इज वेरी रिच इन वाटर बॉडीज है ना, रिवर स्ट्रीम, पोन्स, लेक्स बहुत ज्यादा हैं, एक्सीडेंटली गोल्ड फिश वहां के रिवर स्ट्रीम्स में इंट्रोड्यूस हो गई, शायद किसी के एक्वेरियम से निकल के, किसी फ्लड में एक्वेरियम से निकल कर वो वहां इंट्रोड्यूस हो गई, और दे स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग वेरी रैपिडली, फ्रेश वाटर में बहुत तेजी से रैपिडली वो बढ़ी, और उन्होंने जो लोकल फिश स्पीशीज है उनके सामने कंपटीशन रखा, और वो सारे रिसोर्सेज को अपने जल्दी जल्दी उसको ग्रेज करती है, एंड देन फिर दैट इज प्लांट, बिल्कुल एलियन स्पीशी, एलियन स्पीशी बाहर से लाया गया था, ये राजस्थान का लोकल प्लांट नहीं है। सिमिलरली गोल्ड फिश का एग्जांपल ले सकते हैं, तो गोल्ड फिश ने बहुत तेजी से एलिमिनेट कर दिया लोकल फिश स्पीशीज को। लेंटेना नाम का एक प्लांट होता है जिसके फूल बड़े ही सुंदर से होते हैं, कभी आपने देखा हो अगर आप साउदर्न राजस्थान के रहने वाले हो, ऐसे कुछ पत्ते होते हैं उसके, है ना, और उसके फ्लावर्स ऐसे बहुत पास पास एक फ्लावर्स का एक गुच्छा सा होता है, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, पिंक एंड वाइट एंड ऑरेंज, साउदर्न राजस्थान में ज्यादा है, और ये इतनी तेजी से फैलता है कि लोकल प्लांट स्पीशीज को एलिमिनेट कर देता है। सिमिलरली फ्रॉग स्पीशीज बहुत सारी ऐसी इंट्रोड्यूस हुई जिन्होंने लोकल वेस्टर्न घाट की लोकल फ्रॉग्स को एलिमिनेट कर दिया। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ आती हैं, जैसे इंसानों के साथ कोई इंसेक्ट, सपोज एक बड़ा शिप आया कुछ फूड कंसाइनमेंट लेके, उसमें कोई एक पैरासाइट या कोई इंसेक्ट था, वो कंसाइनमेंट साथ यहाँ पहुंचा, एंड देन फिर वो तेजी से फैलना हो। सो एलियन स्पीशीज लोकल बायोडाइवर्सिटी को बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय करती है। एंड देन लास्ट वन इज सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। तो आपने फूड देखा था, फूड चेन हमने देखा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एक्सटिंक्शन? दैट मीन्स एक पर्टिकुलर स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही है, फूड चेन है आपकी, S1 एक स्पीशी 1 है, देन उसको दूसरा कंज्यूम कर रहा है, देन उसको तीसरा कंज्यूम कर रहा है, देन फोर्थ, ये एक चेन है। सो बिकॉज सपोज एक एलियन स्पीशी आई जिसने S2 के सामने अपना कंपटीशन रखा, क्योंकि इन दोनों का निश जो है दैट इज सेम, सेम निश, दैट मीन्स धीरे, और इसकी रिप्रोडक्शन रेट हायर है, सो इट विल एलिमिनेट S2, और S3 इसको कंज्यूम नहीं कर सकता है। सो इसके एलिमिनेट होते ही किसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा? S3। सो ये तो एलियन स्पीशी की वजह से एक्सटिंक्ट हुई, बट नाउ S3 विल एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। किसी रीजन से एक स्पीशी एलिमिनेट हुई फूड चेन से, देन उस पर डिपेंड करने वाली स्पीशी उसके एलिमिनेट या उसके एक्सटिंक्ट होने की वजह से एक्सटिंक्ट हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। तो सेकेंडरी एक्सटिंक्शन भी एक बड़ा रीजन है, लाइक लायन आर फेसिंग सेकेंडरी एक्सटिंक्शन थ्रेट इन सवानाज। व्हाई? एक
एक सवाना में लॉयन जो है सेकेंडरी एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर एंट। एक एंट की वजह से सेकेंडरी एक्सटिंक्शन आया बुश पे, है ना, और एंट और बुश की वजह से एक सेकेंडरी एक्सटिंक्शन आया दैट इज ऑन लॉयन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। WWF के जो उन्होंने 6 की थ्रेट बताई वो भी ऑलमोस्ट ऐसी है। एग्रीकल्चर, 4 बुरे, सबसे बुरे 4 कौन कौन से हैं? दोज आर दीज 4, 1 2 3 एंड 4, सबसे बुरे 4 रीजन। एंड WWF ने 6 रीजंस बताए, आप इनका रेफरेंस देके भी लिख सकते हैं, इवल, है ना। सो 6 में एग्रीकल्चर, सो द फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर लैंड। हम ज्यादा से ज्यादा डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, लैंड यूज कन्वर्जन कर रहे हैं, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। सो जैसे ही वो फॉरेस्ट वहां से हटेगा तो वो स्पीशीज अपने आप, है ना, एक्सटिंक्ट हो जाएगी या मर जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी अपने आप चली जाएगी। एक उन्होंने बताया हंटिंग, हंटिंग एक बड़ा रीजन है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हंटिंग से हुआ है। लॉन्ग टाइम की हंटिंग से इंडिया में चीताज होते थे, इंडियन चीता स्पीशी, बट हंड्रेड्स ऑफ ईयर हंटिंग की राजा महाराजाओं के, इनके नवाबों के शौक होते थे हंटिंग करना। हाँ, तो फाइनली चीतास को हमने एक्सटिंक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ हंटिंग। सिमिलरली टाइगर्स लिमिटेड नहीं थे सिर्फ राजस्थान में कुछ फॉरेस्ट तक, बहुत सारे टाइगर्स थे पूरे अरावली रेंज में, बट जो किंग्स और जो उनके जो फ्यूडल्स होते थे उनका हंटिंग हैबिट्स जो थी, उनकी जो हॉबीज थी, उसकी वजह से टाइगर सारे एलिमिनेट हो गए, सिर्फ 2 पॉपुलेशन में ही रह गए हैं अब, है ना, टाइगर्स की अब 2 पॉपुलेशन। सो हंटिंग इज अ बिग रीजन। लॉगिंग अगेन डिफोरेस्टेशन से इसको रिलेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को डिफोरेस्टेशन से रिलेट कर सकते हैं। देन इन्वेजिव स्पीशीज हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए ही नहीं और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है और ये पॉल्यूशन भी कॉज करता है, इट इज कॉज फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। लाइक कई तरह की गैसेस हैं जिसकी वजह से बहुत सारी स्मॉल बर्ड स्पीशीज, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो हमने डिस्कस की थी, इनके पॉल्यूशन की वजह से स्मॉल बर्ड स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है। पेड़ काटना लकड़ी के लिए, वो तो अभी डिस्कस किए ना, एलियन एंड इन्वेजिव दोनों एक ही बात है, सॉरी। तो इसको हम इन्वेजिव मींस अटैक, एलियन मतलब बाहर का, तो एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं दोनों वर्ड, यानी यूजुअली वर्ड। हाँ, यस 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 यस, उसको, हाँ, कांग्रेस घास, कांग्रेस ग्रास, सो है ना, वो भी एक एक वो है। बहुत सारी स्पीशीज हैं जो इंडिया में, एक स्नेल है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। चलिए, सो इन्वेजिव स्पीशीज हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉल्यूशन, अब पोल्यूशन अब पूरा पढ़ चुके हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन से आप रिलेट कर सकते हैं, एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड से आप इंसेक्ट एंड बीज की जो है एक्सटिंक्शन को रिलेट कर सकते हैं, स्मॉल बर्ड्स को प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो एक्वेटिक स्पीशीज को, है ना, हार्म पहुंचा रहा है, जैसा कि बहुत सारे मैंने बताया था घोस्ट नेट का एक एग्जांपल। सो ओशन में जो घोस्ट नेट जो पहुंचता है, तो बहुत सारे बड़े जो एक्वेटिक एनिमल्स है, शार्क्स वगैरह, वो उसमें फंस के मर जाती हैं। हाँ, नेट के टूटे हुए टुकड़े पानी में बह जाते हैं, फिर वो कभी मिलते नहीं, फिर वो शार्क्स वगैरह बहुत सारी उनमें फंस के मर जाती हैं क्योंकि वो हिल नहीं पाती हैं, वो मर जाती हैं। सिमिलरली बहुत सारे टर्टल्स मर जाते हैं, स्ट्रॉज वगैरह, पेन्स, है ना, तो आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो फूड चेन में एंटर करके एक के बाद एक स्पीशीज को जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सटिंक्शन की फॉर्म में फूड चेन को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जितना आपने पॉल्यूशन डिस्कस किया वो सारा आप इसमें रिलेट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट वन इज क्लाइमेट चेंज। So climate change is causing various type of extreme weather conditions, like फ्लड आया, सो बहुत सारे जानवर उसमें मारे जाते हैं। लाइक अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर आया है, सबको वहाँ के हॉलीवुड स्टार्स के जलते हुए बंगले दिख रहे हैं, बट इंडीड उस में कितने वाइल्ड एनिमल्स मरे होंगे उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बुश फायर 2019 में आया था, तो 40% बायोडाइवर्सिटी वाइप आउट हो गई थी वहाँ की। एक वाइल्ड फायर ने 40% बायोडाइवर्सिटी को साफ कर दिया है, क्लीन। और वो एक पेक्यूलियर बायोडाइवर्सिटी थी जहां पे ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, कैंगरू कहीं नहीं मिलता है ना, प्लेटिपस, है ना, कोआला,
मर्सुपियल, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, मर्सुपियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी पॉकेट में रखते हैं। सो कोआलास, कैंगरूज इसके एग्जांपल, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते, यूनिक है, ये चले गए तो फिर वापस देखने को नहीं मिलेंगे। एक्सटिंक्शन का कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 40% बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी, इतने एनिमल्स मरे थे बुश फायर में, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बुश फायर में। सो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस दिखेगा। और एक एक वार्निंग इंडिया के लिए भी है कि कश्मीर इज फेसिंग ड्राई सीजन फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, फ्रॉम 6 years आई थिंक, है ना, स्नो नहीं आ रहा है। अरे वो तो बस फोटो खींचने वाला होता है, रियल जो आपके इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए जितना स्नो चाहिए ना, उतना नहीं है। कैलिफोर्निया के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, दैट कैलिफोर्निया वाज फेसिंग ड्राइएस्ट ईयर इन लास्ट 150 ईयर्स, पिछले 150 सालों में ड्राइएस्ट ईयर था 2024। और एक जोग्राफिकल कंडीशन बनी, है ना, जिससे हाई प्रेशर विंड्स जो है सियरा नेवादा और अलास्का से आई, और उसने वहां पर ड्राई कंडीशंस को और ड्राई किया, और फॉरेस्ट फायर ट्रिगर हुई, और एक फनल इफेक्ट, जैसे आग पे आप फूंक मारते हैं, तो वो फॉरेस्ट फायर उस तेज विंड्स के और ज्यादा फैली। तो सेम कंडीशन अब कश्मीर में बन रही है। सो वी माइट फेस ए कैलिफोर्निया लाइक डिजास्टर, है ना, फॉरेस्ट फायर इन कश्मीर, ये आप देख सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज से आप जितना आप उसको रिलेट कर सके, अब कैसे भी, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज डिस्ट्रॉइंग कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स आर मींस रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन, है ना, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और कोरल रीफ्स खत्म हो गई तो आपकी मेजर पार्ट ऑफ ओशन बायोडाइवर्सिटी या मरीन लाइफ खत्म हो जाएगा। सो आप क्लाइमेट चेंज से अब आप अपने दिमाग से डायमेंशन सोचेंगे, दैट इज द थिंग, है ना। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या आने वाले हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या आने वाले हैं, देखिए एक एक करके। सबसे पहले इसको लेंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं चेंजेस इन बायोटिक इंटरेक्शंस, और जैसे ये चेंज होंगे तो आपका बायोडाइवर्सिटी भी पूरी तरह चेंज हो जाएगी, या धीरे धीरे डिग्रेड होकर के खत्म हो जाएगी। फर्स्ट, है ना, बायोटिक इंटरेक्शन से ही तो बायोडाइवर्सिटी बनी थी, और आपके बायोटिक कंपोनेंट्स एक एक करके एलिमिनेट हो रहे, तो आपके इंटरेक्शंस बदलेंगे, एंड देन धीरे 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 फेड अप हो जाएंगे। अब देखिए ह्यूमन पर क्या इंपैक्ट आ रहे हैं, ये चारों उसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट इज लॉस, लाइवलीहुड लॉस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर बहुत बड़ी, या फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है, ट्राइब्स की लाइवलीहुड चलती है। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी खत्म होगा तो आपकी लाइवलीहुड जाएगी, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए, लाइक हनी वगैरह, है ना। सो ये सिमिलरली इकोसिस्टम सर्विसेज में जो बायोडाइवर्सिटी एक सर्विस प्रोवाइड करती है, सो फूड सिक्योरिटी से आप इसको कैसे रिलेट करेंगे। एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने कुछ सालों पहले, सो दैट रिपोर्ट सेज दैट स्लोली द इंसेक्ट्स आर एक्सटिंक्टिंग, है ना, तेजी से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एंड इन सम ईयर आई थिंक 2030 या 50 बोला था, 40% of insects, and which insects, of pollinators, will extinct, है ना, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा पोलिनेटर्स का। एंड पोलिनेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन इन प्लांट्स, और विदाउट पोलिनेशन प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स फ्रूट। सो आपका ग्रीन नहीं बनेगा, गेहूं का पौधा तो आप लगाएंगे लेकिन ग्रीन नहीं आएगा। सब्जियों के पौधे, फलों के पौधे तो लगेंगे, पेड़ लगेंगे, बट उनमें प्रोड्यूस यील्ड नहीं आएगी। वाई? पोलिनेटर्स ही नहीं है। कौन है सबसे इंपॉर्टेंट पोलिनेटर? हनी बी। देयर इज ए फिनोमिना दैट इज कॉल्ड कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, सुना है नाम? डिसऑर्डर मीन्स हनी बी की एक कॉलोनी है, एक, है ना, हाइव है, उसमें से सारे जो लेबर हनी बीज है वो नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए निकलते हैं, और ड्यू टू सम मिस्टीरियस रीजन दे डू नॉट कम बैक, वापस नहीं आते हैं, पीछे छूट जाते हैं उनके लार्वाज, जो भूख से खाने की कमी से मर जाते हैं। सो हनी बीज जा तो रही हैं, लेकिन ड्यू टू सम मिस्ट्री है ये कि आते ही क्यों नहीं है वो, कहीं जाते हैं और फिर वो मर जाते होंगे डेफिनेटली, वो भी जिंदा नहीं रहते बिना हाइव के, इनका एग्जिस्टेंस बनाए से
बिकॉज ऑफ सम, ये मिस्ट्री है अभी भी। कुछ कह रहे हैं कि मोबाइल वेव्स की वजह से हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, और सम साइंटिस्ट सेज दैट उनका जो ये मोबाइल रेडिएशन की वजह से उनका जो डायरेक्शन सेंसिंग सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। मल्टीपल रीजंस दिए जा रहे हैं कॉलोनी, और ये हनी बीज ऐसे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सिमिलरली ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इंसेक्ट्स आर डाइंग। आप देखेंगे बड़े शहरों में जहां पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां पर आपको हनी बी, बटरफ्लाइज और सबसे इंपॉर्टेंट वास्प नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का पोल्यूशन होता है, एंड और यहाँ पर ये सरवाइव कर ही नहीं पाते हैं। इवन मैंने खुद ने नोट किया था, कोरोना के दौरान सारे ट्रैफिक बंद हो गए थे, लॉकडाउन चल रहा था। सो उस रेनी सीजन में शहर में इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज देखने को मिल रही थी जो आसपास के पहाड़ों से उड़कर आ रही थी, बिकॉज पॉल्यूशन ही नहीं था। और उसके अलावा पॉल्यूशन होता था तो नहीं आती थी। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देखी गई थी उस टाइम, उस रेनी सीजन में। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पोलिनेटर। इसी तरह स्मॉल बर्ड्स, these are important pollinators. Hummingbirds, sparrow, these are also important pollinators. और small bats, है ना, these are very important pollinators. और ये pollution और climate change की वजह से धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। सो जब पोलिनेशन नहीं होगा तो आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। एंड देन जूनोसिस या जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीजेस एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों को एक साथ समझते हैं। जैसे जैसे आपका हैबिटेट लॉस हो रहा है, सो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है साथ में। इसको हम बायोडाइवर्सिटी लॉस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हैबिटेट लॉस के साथ। तो जैसे जैसे आपका हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो उस हैबिटेट में, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर बाहर निकलेंगे, है ना, क्योंकि उनको प्रॉपर, उनकी वो जो हैबिटेट है, उनका जो हैबिटेट है वो क्या काम करता था, हमने इकोलॉजी में पढ़ा था, फूड, शेल्टर एंड वाटर, वो प्रोवाइड करता था ना, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। सो उनको प्रॉपरली फूड नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पूरा जो बायोटिक इंटरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है। सो लेपर्ड्स को प्रे नहीं मिल पा रही है। वाटर बॉडीज सूख गए हैं तो वो पानी की तलाश करेंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हो गया है तो वो साथी की तलाश करेंगे मैटिंग के लिए, तो वो क्या करेंगे, ह्यूमन हैबिटेट में एंटर करेंगे। इस डायग्राम पे आ जाते हैं। सो वो क्या करेंगे, ह्यूमन हैबिटेट्स और सेटलमेंट में एंटर करेंगे पानी के लिए, प्रे के लिए। तो वो क्या करेंगे, खेतों से लोगों के जानवरों को मार के ले जाएंगे, ठीक है। कभी किसी को, किसी किसान को मार के ले जाएंगे। और ये तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सो लोग उनको मारने जाएंगे। दिस इज कॉल्ड वाइल्ड मैन, या है ना, ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें फिर लोग लाठियां ले लेके फिर उस पर्टिकुलर टाइगर को मार देते हैं, जैसा यूपी में हुआ भी था। इसी तरह बहराइच में जो मैन ईटर वुल्फ का जो है, ये भी मैन है ना, कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट है। एक वर्ड और आपने देखा, दैट इज जूनोटिक डिजीजेज, है ना। हाँ, दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ जैसे जैसे फ्रेगमेंट हो रही है, उसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो वाइल्ड एनिमल्स आपके ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ रहे हैं। सबसे पहले वो एंटर करेंगे आपके फार्मलैंड्स में, है ना। और ह्यूमन और वाइल्ड इंटरेक्शन होता है तो वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जो कभी भी ह्यूमन पे अभी तक मींस इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, अभी तक ह्यूमन को एक्सपोजर उनका मिला नहीं है। सो जैसे ही वो पैथोजन वाइल्ड लाइफ से ह्यूमन में एंटर करेगा, सो नए तरह के डिजीजेस पैदा होते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड जूनोटिक डिजीजेस। जू से बना है, जू, है ना, वाइल्ड एनिमल्स। सो जू से जो डिजीज हो रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स से जो डिजीज हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड जूनोटिक डिजीजेस। लाइक रेबीज, किसी भेड़िए ने किसी पे अटैक किया तो बहराइच में वो जिंदा बच गया, बट इट कैन फेस रेबीज। सिमिलरली एक बहुत अच्छा केस था इंडिया में, दैट इज नीपा वायरस का आपने नाम सुना है? नीपा केरला में हुआ था। सो क्या था, बैट्स को, जो उनके फॉरेस्ट थे केरला के, वो उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। सो बैट्स ने जो प्लांटेशन था उनमें एंटर करना शुरू किया, और वो बैट्स फ्रूट्स खाते थे, फ्रूट बैट्स थे वो। सो फ्रूट्स को उन्होंने अपना टच कर दिया, थोड़ा खा लिया, एंड
उन्होंने नीपा वायरस को अपने सलाइवा से फ्रूट्स में छोड़ा, एंड देन वो एक्सपोजर हुआ किसी इंसान के सामने और वो ह्यूमन में आ गया। सिमिलरली इबोला वायरस का नाम सुना है? इबोला अफ्रीका में एक बहुत डेडली डिजीज आई थी। डिजीज वायरस का एंट्री के 10 आवर्स के अंदर आदमी बहुत बुरी तरह से मर जाता था, विद इन 10 आवर्स अफ्रीका में। वॉमिटिंग, गले में दर्द, और फिर वो तड़प तड़प के रोड पे ही मर जाते थे लोग। और बहुत ही डेडली डिजीज था ये, और उसको पूरे कंट्री को, शायद नाइजीरिया में हुआ था ये, नॉर्दर्न अफ्रीका कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ था। सो वो भी क्या हुआ था, बैट से ह्यूमन में एंटर हुआ था। कुछ बच्चे बैट के साथ खेल रहे थे, वो लाइक बैट, इस वाले बैट, बैट मीन्स चमगादड़, देवर प्लेइंग वो, और वो उन्होंने उसको काटा और वो एक्सपोजर हुआ। तो वाइल्ड एनिमल वाइल्ड में थे तब तक ठीक थे, लेकिन वो जैसे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स में आएंगे वो नए वायरसेस एंड बैक्टीरिया, नए पैथोजेंस इंट्रोड्यूस करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन में। सिमिलरली मैंने आपको शायद बताया था साइंस एंड टेक में, कोरोना का भी एक पॉसिबल रीजन क्या था, है ना, बैट। वो लोग बैट खाते थे, है ना, अब वो वाला बैट नहीं, है ना। सो अब उसमें फिर जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया था कि चाइना की जो लोग हैं उनकी फूड हैबिट्स एक बड़ी पैंडेमिक पैदा कर सकती है, और उसके कुछ सालों बाद ही ये बात सच साबित हुई थी। सो साइंटिफिक रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। जूनोसिस में जानवरों से होने वाली डिजीज, जिसको मैंने एक और वर्ड दे दिया है, दैट इज जूनोटिक डिजीज। दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट वन, अब कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर कंजर्वेशन एफर्ट्स? सो दो तरीके से हो सकता है, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। मींस इन सीटू मींस वाइल्ड लाइफ को उसकी हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाए, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू में मींस आपकी जो बायोडाइवर्सिटी उसको कहीं और लेकर के जाएं एंड देन वहां कंजर्व किए। सो इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लाइक एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया किसी फॉरेस्ट लैंड को, एक सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, एंड देन फिर हम उसको वहीं पर ही कंजर्व करेंगे। वहां पे डिफोरेस्टेशन हो रहा था उसको रोकेंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे, है ना। की स्टोन स्पीशी, की स्टोन स्पीशी, स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है, वहां पर टाइगर मिलता है, तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। अगर हमने टाइगर को कंजर्व किया तो पूरा फॉरेस्ट अपने आप कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे इस बात को? तो मैं एक एक स्पीशी का नाम लेकर के कंजर्वेशन, टाइगर रिजर्व में उसको डिक्लेयर कर देता हूं। तो द टाइगर इज की स्टोन स्पीशी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है उस इकोसिस्टम को सस्टेन करने में, दैट इज की स्टोन स्पीशी। तो टॉप प्रीडेटर्स होते हैं यूजुअली वो। सो की स्टोन स्पीशी को आइडेंटिफाई करके देन फिर उसके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, देन फिर एंटायर इकोसिस्टम कैन बी कंजर्व। दीज आर काइंड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू में फिर आप किसी जू में ले जाएं, बायोलॉजिकल पार्क में, लाइक यहाँ पर आप देखेंगे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, तो लॉयंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, उन सबको बहुत सारे पहाड़ियों में मतलब उनकी बाड़ाबंदी करके, मीन्स उसको फेंसिंग करके उसके अंदर छोड़ दिया जाता है। तो उनको नेचुरल हैबिटेट भी मिलता है, वो पिंजरे में बंद नहीं रहते हैं जैसा कि जू में होता है। वो अपनी एक हेल्दी लाइफ जीते हैं, बट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो पाता है, फेंसिंग होके रखते हैं उसमें। ये एक्सीटू का एग्जाम्पल है। जू, सीड बैंक्स, तो प्लांट्स की वेराइटीज को कंजर्व करने के लिए सीड बैंक्स में उनको संभाल के रखा जाता है। बॉटेनिकल गार्डन्स, है ना, तो बॉटेनिकल गार्डन में अलग अलग प्लांट स्पीशीज लगा करके वहां पर उनको ग्रो किया जाता है। ये भी इन एक्स सीटू कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। एक तो प्लांट स्पीशी अपने वाइल्ड हैबिटेट में ही उग रही है, एक आप बॉटेनिकल गार्डन में आर्टिफिशियल कंडीशन में उसको डेवलप कर रहे हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन करने से पहले थ्रेट, द मीन इंटेंसिटी ऑफ थ्रेट को मेजर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक लिस्ट प्रोड्यूस करती है, दैट इज IUCN रेड लिस्ट। इस रेड लिस्ट में वर्ल्ड में जो भी स्पीशीज हैं, वाइल्ड स्पीशीज हैं, उनके सामने जो थ्रेट है एक्सटिंक्शन की, उसकी इंटेंसिटी को बताया जाता है ना। और उस इंटेंसिटी के बेसिस पर नेशनल गवर्नमेंट्स उनके कंजर्वेशन की पॉलिसी को डिसाइड करती है। सो नेशनल गवर्नमेंट्स के पास एक्सपर्टीज नहीं है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का, सो दिस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट
डू दिस वर्क ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर वर्ल्ड्स गवर्नमेंट्स। ठीक है, कैसे करते हैं? सो रेड डाटा बुक क्या है, तो ये कौन कौन सी इसमें वो देती है, इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। दैट इज extinct means the species is completely extinct from the earth, planet से पूरी तरह जा चुकी है। लाइक डोडो बर्ड, अफ्रीकन वन हॉर्न राइनोसॉर्स, ये एक्सटिंक्ट कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके, अब नहीं मिलते हैं। ठीक है, नहीं वो एक्सटिंक्शन वहाँ, हाँ वो भी एक्सटिंक्शन है, बट वो हमारे वजह से नहीं हुआ है, हम उसको यहाँ एग्जाम्पल में नहीं लेंगे। ऐसे एग्जाम्पल जो अगर आप अपने आंसर में डालेंगे तो उसकी वैल्यू खराब हो जाएगी। सो देन फिर वी हैव एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मीन्स द स्पीशी इज कंजर्व्ड इन artificial habitat like in a zoo, biological park, botanical garden, but in wild the species do not exist। ऐसे भी कुछ हो सकती है। Similarly, critically endangered means the species is facing extremely high risk of extinction in wild। अभी wild से वो extinct तो नहीं हुई है, बट अगर हमने ध्यान नहीं दिया, उसका कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं किए, उसके नेचुरल हैबिटेट का कंजर्वेशन नहीं किया, सो इट विल एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वाइल्ड, बट फिर वो चिड़ियाघरों में बची रह जाएगी। तो ये जो EW है, एक्सट्रीम वेट लेने वाले, ये भी तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। देखिए, क्योंकि वाइल्ड से तो खत्म हो गया, तो फिर जू में जो नहीं नहीं मैंने कब बोला, नहीं ऊपर वाले ये एक्सटेंड इन वाइल्ड, हाँ वाइल्ड में हो चुके हैं। ये भी तो फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड अभी भी वाइल्ड में बना हुआ है, और वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वाइल्ड से तो पूरी तरह से वाइप आउट हो चुका है, बस आपके कुछ जूज में बचा हुआ है। जैसे वन हॉर्न राइनो था, अफ्रीकन राइनो, सो वो वाइल्ड से पूरी तरह से खत्म हो चुका था, एंड देन फाइनली वो एक मेल राइनो बचा था जू के अंदर, तो वो इसमें था, एंड देन फिर जब वो मरा वो इसमें आ गया। और यहाँ पर अभी वाइल्ड में है, लाइक टाइगर्स वाइल्ड में है, बट ध्यान नहीं दिया तो टाइगर्स विल यहाँ पर आ जाएंगे, फिर वो फिर जूज में बचेंगे, एंड देन फिर यहाँ भी ध्यान नहीं दिया वो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड देन फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद इंडेंजर्ड फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। ठीक है, एक्सट्रीमली हाई, वेरी हाई। ठीक है, देन फिर वल्नरेबल, ठीक है, फेसिंग ए रिस्क, है ना, हाई रिस्क, एक्सट्रीमली हाई, वेरी हाई, हाई रिस्क। इंटेंसिटी ऑफ थ्रेट इज डिक्रीजिंग, है ना, थ्रेट की इंटेंसिटी अब डिक्रीज कर रही है। देन नियर थ्रेटन्ड, लाइकली टू क्वालिफाई थ्रेटन मीन्स अभी वो थ्रेटन में एंटर नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। एंड देन लीस्ट कंसर्न, यानी अभी इस पर कोई खतरा नहीं है। एंड देन डेटा डेफिशिएंट या नॉट, है ना, उस पर प्रॉपरली रिसर्च नहीं हुआ है अभी, उसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। सो ये कैटेगरी हर साल ये रिलीज करती है, और उन कंट्रीज को एड्रेस करते हुए बताती है कि आपके में ये एक्सट्रीमली मीन्स थ्रेटन्ड है ना, तो उस तरीके से कंट्रीज अपनी पॉलिसी बनाती हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट इज लीगली बाइंडिंग। ठीक है, रियो डे जेनेरियो में 1992 में ये आई थी, एंड देन फिर मीन्स ठीक है, एंड सभी यूएन मेंबर्स जो है इसके सिग्नेटरी है। आपको ध्यान क्या देना है, यूएसए इसका सिग्नेटरी, अभी तक इसने रेटिफाई नहीं की है, तो यूएसए पर अभी ये बाइंडिंग नहीं है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड इसके 3 मेन गोल हैं जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। वन इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स एंड कंपोनेंट्स मींस बायोडाइवर्सिटी से कुछ बेनिफिट्स तो हमें मिल ही रहे हैं, बट उसको इस तरह से ड्राइव करना है ताकि वो बनी रहे, अपने नेचुरल कैरेक्टर में बनी रहे। अगर ओवर एक्सप्लोइटेशन किया को रोकने की बात कही, मींस ओवर एक्सप्लोइटेशन को रोकने की बात की, सबके लिए बाइंडिंग है, हर कंट्री इसको फॉलो कर रहा है। एंड देन फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी जो वाइल्ड रिसोर्सेज हैं
उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सोसाइटी के हर सेक्शन को उसका फायदा मिलना चाहिए, हर कंट्री को हर मीन्स इसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात उन्होंने की। तो 3 तरीके से इन्होंने, फर्स्ट कंजर्वेशन, देन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ताकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं रुके, एंड देन फेयर, इनइक्वालिटी नहीं, किसी एक सेक्शन को फायदा पहुंचाने के लिए वो नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के किसी एक सेक्शन को है ना फायदा पहुंचाने के लिए इसका नहीं होना चाहिए। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल मंकी फॉरेस्ट का एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो वो एक सेक्शन को फायदा दे रहा था और लार्जर सेक्शन के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा था, जो डायमंड प्रोजेक्ट था। सो मींस बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जेनेटिक रिसोर्सेज कहते हैं। सो लाइक मंकी फॉरेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, सो उसको डिस्कार्ड क्यों किया गया उस प्रोजेक्ट को, या है ना ड्रॉप क्यों किया गया, बिकॉज वो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहा था। सिमिलरली वो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज को भी ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा था। ये इसका एक क्लासिकल एग्जांपल हो सकता है कि इंडिया इज सीरियसली फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस। देन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर एक प्रोटोकॉल लाया गया, दैट इज कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है, ये इसके अंडर था, एंड इट इज इंटरनेशनल दैट अडॉप्टेड इन 2000। 173 पार्टीज हैं, इंडिया इज आल्सो ए पार्टी ऑफ दिस प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल कहता क्या है, दैट इट एम्स टू इंश्योर द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था। सो उनको उनके हैजार्ड्स को जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने एक हैजार्ड बताया था, दैट इज स्प्रेड ऑफ हार्मफुल जीन और स्प्रेड ऑफ टर्मिनेटर जीन इनटू नेचुरल वेजिटेशन। याद आ रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के लिए मैंने यूज किया था ये वर्ड। सो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का कोई एक हार्मफुल जीन जो कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, वो पोलिनेशन के थ्रू आपके नेचुरल वेजिटेशन में एंटर कर जाता है, और वो टॉक्सिन नेचुरल वेजिटेशन पर डिपेंड करने वाले इंसेक्ट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाता है, या उनको मारना शुरू कर देता है, या उनको बीमार करना शुरू कर देता है। सो इट कैन कोलैप्स द एंटायर इकोसिस्टम। सो ये हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी में। सो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते टाइम प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, एंड देन इसकी परमिशन मिलनी चाहिए। वी हैव जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, वो ये काम करती है इंडिया के लिए। सो ये इस जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल इसके बारे में बात करता है। हाँ, सीबीडी के अंडर एक प्रोटोकॉल, हाँ बिल्कुल ये बाइंडिंग है, बिल्कुल बिल्कुल सीबीडी के अंडर सारे बाइंडिंग होंगे। और इंडिया में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दिया कि ये सीरियसली किया जाता है, इतनी आसानी से इसकी परमिशन नहीं मिलती। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो नेक्स्ट वन इज दिस इज सीबीडी के अंडर नागोया प्रोटोकॉल की बात लाई गई। सो ये जापान नागोया में हुआ था, और ये क्या बात कर रहा था, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी जो बायोडाइवर्सिटी से जो रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं उनका एक्सेस मिलना चाहिए, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन। जो बात मैंने अभी पहले कही थी, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इन्होंने लॉन्च किया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा एची टारगेट्स को आपको पता होना चाहिए जो जापान में डिसाइड किए गए थे टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। व्हाट आर एची टारगेट्स, सॉरी एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। सो दिस हैव 5 गोल्स, 5 गोल्स हैं। एड्रेस द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी के जो लॉस है उनको आप स्टडी करेंगे, देन यू विल एड्रेस दोज कॉजेज। ये टारगेट इन्होंने दिया कंट्रीज को। रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। एक तो बायोडाइवर्सिटी या आपका जो वाइल्ड है उसके जो यूजेस हैं उनका सस्टेनेबल ओवर एक्सप्लोइटेशन को रोकने की बात करता है, एंड रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, उस प्रेशर को रिड्यूस करें। जैसे रिसेंटली मैंने एक स्टडी पढ़ा, जैसे कैसे होता है ये, हमने रिवर्स से फिशेस पकड़ी नेचुरल हैबिटेट से,
तो आपने इकोसिस्टम से बहुत सारे मेंबर्स को एलिमिनेट कर दिया, जाने दो उन्हें, फिश ही तो खानी है ना। सो हम वाटर एक्वेटिक फार्मिंग करें आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज के अंदर, एंड देन वहां से पकड़ के खा लेते हैं, इट्स ओके। श्रिम्प बहुत खाया जाता है, श्रिम्प जानते हैं, लॉबस्टर का है ना, लॉबस्टर एंड श्रिम्प्स। सो बहुत लार्ज अमाउंट में ड्रेजिंग की जाती है ओशंस में, पैंदे से मतलब ओशन के जो बॉटम से उनको उठाया जाता है, पूरा डाइवर्सिटी वहाँ की खराब हो जाती है, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, एंड वो लोग बहुत महंगा बिकता है वो। तो श्रिम्प को आप उसके नेचुरल हैबिटेट से मत पकड़िए, आर्टिफिशियली श्रिम्प की ब्रीडिंग करवाते हैं और आर्टिफिशियल हैबिटेट में उसको ग्रो करते हैं एंड उसको बेचते हैं। सो आपने क्या किया, नेचुरल हैबिटेट में जो वाइल्ड है बायोडाइवर्सिटी, उस पे से प्रेशर कम कर दिया और आर्टिफिशियली उस प्रेशर को हैंडल कर लिया, उस रिक्वायरमेंट को अभी भी आप फीड कर रहे हैं, उस रिक्वायरमेंट को आर्टिफिशियली आपने फुलफिल कर दिया और नेचर से आपने प्रेशर को हटा दिया। इसी तरह बहुत सारी सी फूड या सी ओशन फिश वेराइटीज आर्टिफिशियली ग्रो की जा रही है। सो इस तरीके से आप नेचर से प्रेशर को कम करके उसको आर्टिफिशियली हैंडल कर सकते हैं। सेफगार्ड द इकोसिस्टम स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए अब उसको कैसे इकोसिस्टम और जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाता है। सो इकोसिस्टम्स को रिस्टोर एंड कंजर्वेशन किया जाता है अंडर नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को विद द हेल्प ऑफ एनिमल कॉरिडोर्स एंड शिफ्टिंग ऑफ एनिमल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ऐसे आपको पढ़ने को मिलेंगे बहुत सारे न्यूज़ में। देन इनहेंस द बेनिफिट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज। इनको बढ़ाना है, इनके बेनिफिट्स को, इकोसिस्टम सर्विसेज को। यू नीड टू रिस्टोर एंड रिकवर योर इकोसिस्टम्स, योर डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स, और वो सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे। देन इनहेंस द पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ, दैट मीन्स जो लोकल कम्युनिटीज है, इन्वॉल्व देम फॉर रिस्टोरिंग एंड कंजर्विंग द इकोसिस्टम्स एंड वाइल्ड लाइफ। फॉर एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें लोकल कम्युनिटीज को भी पार्टनर माना गया है टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ इन द बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। एंड लाइक एक एग्जांपल और मैंने पढ़ा था डाउन टू अर्थ में, कि जो स्नो लेपर्ड है, वेरी रेयर एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी। अब वो जो उत्तराखंड एंड हिमाचल में जो किसान होते थे, उनके एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को मार के खा जाते थे, उससे उनका लॉस होता था और वो उनको हंटिंग करते थे। तो वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें वाइल्ड एनिमल्स का लॉस हो रहा है। अब हम किसानों को ओब्लाइज नहीं कर सकते कि अगर ये तुम्हारे जानवर को मार भी रहे हो तो भी कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको, यू कैन नॉट टच। क्यों? उनका भी जीने का हक है ना। आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए अब वो कैसे रोल प्ले करें। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री, दैट आपके एनिमल्स खा जाते तो खाने दो, आप अपनी हट को थोड़ा सजाओ, वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट को रहने की जगह दो, यहाँ पे हम कैमराज सेट करेंगे, और आपका लेपर्ड, आप वो लेपर्ड आता है और आपकी गॉड को मार रहा है, तो लेट लेट हिम डू दिस, और टूरिस्ट उसको देखेगा, उसके इमेजेस लेगा और वो खुश होगा और वो आपको डॉलर्स दे के जाएगा। गॉड का खर्चा भी पूरा हो गया, वो और गॉड्स पालेंगे लेपर्ड को मारने के लिए, है ना। और वो लेपर्ड को अब अपना एनिमी ना मान करके अपना फ्रेंड मानेंगे, बिकॉज लेपर्ड इज नाउ सोर्स ऑफ डॉलर्स फॉर हिम, है ना। सो आपने लोकल कम्युनिटीज को सिंक्रोनाइज कर दिया, उनकी लाइवलीहुड को वाइल्ड लाइफ के साथ, इस तरह से आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो दीज आर एची टारगेट्स, और ये टारगेट्स ही नेशनल गवर्नमेंट्स को अपनी पॉलिसी, उनके सारे आप पुट्स देख सकते हैं, उनकी शेडो देख सकते हैं नेशनल पॉलिसीज में। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट किया। इसी तरह लोकल कम्युनिटीज को, ट्राइबल कम्युनिटीज को किस ट्री लगाने के लिए उनको डिप्लॉय किया जाए, ताकि वो ट्री को काटे ना, लगाएं। तेंदू ट्रीज ज्यादा से ज्यादा करके, और गवर्नमेंट फिर उनको, फिर तेंदू की पत्तियां तोड़ने को ज्यादा मिलती है, देन फिर वो कुछ कमाते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप ध्यान से न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज आर 5 एची टारगेट्स। बॉर्न चैलेंज, है ना, ठीक है, ये 11 में लॉन्च किया गया था एट द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड IUCN।
to restore 150 million hectares of deforested and degraded land by 2020। ये एक चैलेंज, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये चैलेंज सभी कंट्रीज को दिया गया था, ठीक है, टू रीस्टोर। इस चैलेंज के अंडर इतना हमको रीस्टोर करना था, ठीक है। अब इसमें वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग था, सभी कंट्रीज अपने लेवल पर इसको ले सकते थे चैलेंज को। चैलेंज का मतलब ही क्या हुआ कि बाइंडिंग नहीं है आप पे। अगर आप चैलेंज लेना चाहे तो आइए, कम फॉरवर्ड और इसको करिए, रीस्टोर करिए अपने डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड का, ठीक है। ये है, सो वॉलंटरी था, ये था पैसे नहीं। इंडिया ने भी इस चैलेंज को ज्वाइन किया। एंड क्या टारगेट रखा है इंडिया ने? 13 मिलियन हेक्टर डिग्रेडेड लैंड को फिर से रिस्टोर करने का टारगेट किया। एंड ये है, और 26 मिलियन हेक्टर 2030 तक ले जाने का टारगेट किया। चल रहा है अभी, है ना, काफी हद तक इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ रहा है। अभी भी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें भी फॉरेस्ट कवर ग्रो करता हुआ दिखता है। तो टोटल पूरे वर्ल्ड में 150 करना है। हर कंट्री अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करे। उन्होंने कहा कि हमें 150 कलेक्ट करना है। अब मैंने कहा 150 रुपीज चाहिए मुझे। सो आपने कहा मेरे पास 10 ही है, ये ले लो, कोई किसी कुछ देगा कुछ देगा। फाइनली इंटरनेशनली वी विल अचीव 150, दैट्स द थिंग, ठीक है। फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, IUCN और WWF का जो है ये एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। और इसका एम क्या है? टू, है ना, मीन्स इंटीग्रिटी, टू रीइंग द इंटीग्रिटी एंड इनहेंस द ह्यूमन वेलबींग इन डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंडस्केप। अब जो डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंडस्केप है उनमें ह्यूमन वेलबींग को उसके साथ इंटीग्रेट किया एंड देन फिर प्रमोट कर रहे हैं वही बात, डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेड लैंड में एफोरेस्टेशन को प्रमोट किया जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इन्होंने, आपको पता होना चाहिए। एंड देन 7 इसके प्रिंसिपल्स क्या है? मेंटेन द नेचुरल इकोसिस्टम, फोकस ऑन एंटायर लैंडस्केप रादर देन इंडिविजुअल साइट्स। पूरे लैंडस्केप पर फोकस करो। अब उसके अंदर अगर कोई पॉन्ड डिग्रेडेड है तो उसको भी रिस्टोर करो। मतलब ओवरऑल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, डायनेमिक रिस्टोरेशन की उन्होंने बात की। देन इनहेंस द कंजर्वेशन एंड रिकवरी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, यानी जो फॉरेस्ट बचा है उसे कंजर्व करो, जो जा चुका है उसको रिकवर करो, और फिर जब बन जाए देन मैनेज करो सस्टेनेबली, सो दैट आप कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी डिराइव कर सको, बट उसका नेचर बना रहे, वो नेचर में एग्जिस्ट करता रहे। देन एक्टिवली इंगेज अगेन लोकल कम्युनिटीज को, सभी स्टेक होल्डर में लोकल कम्युनिटीज, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, सभी जो स्टेक होल्डर है जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं उन सबको इसमें एंगेज किया। कंजर्वेशन तो जो बना हुआ है फॉरेस्ट मौजूद है उसको कंजर्व करना है। रिकवर किसको करेंगे? जो जा चुका है उसको रिकवर करेंगे। और मैनेजमेंट में जो अब जो है उसको प्रॉपरली मैनेज करें ताकि फिर से डिग्रेड ना हो। वहाँ पे कुछ विलेजेस होंगे, पंचायत्स होंगी, ट्राइबल्स होंगी, कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, सपोज एक माइनिंग साइट है वहाँ पे, उसी की वजह से वो डिग्रेड है, तो इन्वॉल्व दैट माइनिंग साइट। आप इतना प्रॉफिट बना रहे हैं, कुछ फंड्स दो। सो सभी को इसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट की सबसे अच्छी नॉलेज ट्राइबल्स को होती है, वो पीढ़ी जनरेशन बाय जनरेशन आपको मिल रही है। सो इन्वॉल्व द ट्राइबल्स, और उनकी उस नॉलेज को ट्राइबल्स बताएंगे कि कौन सा पेड़ यहाँ का लोकल है, ये ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। सो उनको इन्वॉल्व करो, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को इन्वॉल्व करो इस काम में, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टीपल इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक फंक्शंस, है ना, ये सारा एक ही बात हो गई, ठीक है। देन मैनेज द एडवर्टी लॉन्ग टर्म रेजिलियंस, और फिर एक लॉन्ग टर्म रेजिलियंस इको सिस्टम में डेवलप करो ताकि वो फिर से डिग्रेड ना हो। एंड देन इकोलॉजिकल फंक्शंस सारे हमने डिस्कस किए हैं ना, न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी फ्लो, देन फिर फ्लड को वो रोकता है, देन ड्रॉट रेन को करवाता है। सो ऑल आर इक्वल। सोशल मीन्स आपकी सोसाइटी, सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस में आपका एक पॉपुलेशन को वो मीन्स कंटेन कर रहा है, उसको लाइवलीहुड दे रहा है। देन उसकी कुछ रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी उससे जुड़ी हुई होती है। सो लाइक एग्जाम्पल नियामगिरी हिल्स। सो वहाँ पर उड़ीसा में एक डोंगरिया कौंद ट्राइब रहती है। सो वहाँ पर एक बॉक्साइड माइनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, बट
उसको अपोज उस ट्राइब के लोगों ने इसलिए किया कि अवर डीटी नियम राजा sits in these lives in these hills, so you cannot cut the forest, you cannot blast the hills. आप हिल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आपने मूवी देखी कंतारा, सो देव देव होता है, सो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट उसके साथ जुड़ा था, सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस लोगों की उसके साथ जुड़ी थी। सो ये एक अच्छा एग्जांपल है डोंगरिया नियमगिरी हिल्स ऑफ उड़ीसा। डोंगरिया कौंद ट्राइब का एक रिलीजियस ट्रेडिशन उसके साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बॉक्साइड माइनिंग का प्रोजेक्ट वहां पर क्लोज किया गया। मींस नियम राजा एक देवता, मीन्स डीटी टाइप उसको मानते थे कि वो वहां उसका स्पिरिट वहां रहता है। ठीक है, ओके। सो साइट्स, वाइल्ड लाइफ की इलीगल ट्रैफिकिंग एंड हंटिंग को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन लाया गया, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फना, वाइल्ड फना एंड फ्लोरा, दैट इज कॉल्ड साइट्स। इट्स ए इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द ट्रेडिंग ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज का इंटरनेशनल ट्रेड, आपने देखा होगा कई बार एयरपोर्ट पर स्टार टर्टल्स को पकड़ा, स्नेक्स की कोई रेयर स्पीशी को पकड़ा, है ना, वो बैग में रख कर ले जा रहे, तो इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इनसे बहुत सारी ट्रेडिशनल दवाइयाँ बनाई जाती है। लाइक इंडिया में एक इंडियन पेंगोलिन जो एंट ईटर होता है, वो इंडेंजर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है बिकॉज चाइना के लोग उसका जो स्केल्स होते हैं, बॉडी पे हार्ड स्केल्स होते हैं, उससे कुछ वहाँ की चाइना की जो, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदा है, वहाँ पर भी कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन होती होगी, वो बनाते हैं। तो उन्होंने मार मार के इंडिया के सारे पेंगोलिन खा लिए। तो ये जो ट्रेड है, और वो सारा इलीगल ट्रेड था, इंडिया में रहते थे, हंटिंग होती थी, फिर उनके स्केल्स जो है वो चाइना भेज दिए जाते थे। सो इस तरह का इलीगल ट्रेड को मीन्स एंट ईटर की एक स्पीशी आप गूगल करेंगे, बहुत ही पेकुलियर अजीब सा जानवर होता है। अभी नहीं, रुकिए, आराम से, पेंगोलिन है ना, आराम, बिल्कुल इंडिया में मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं। बहुत ही अजीब सा, सुंदर सा, सुंदर नहीं बहुत, हाँ, वो गोल हो जाता है और अपने बच्चे को अपने सर के ऊपर लेकर के चलता है वो। हाँ, उसकी मदर होती है, वो गर्दन पे बच्चे को बैठा के चलती है। हाँ, एंट ईटर, हाँ, उसके स्केल्स, हाँ, क्रोकोडाइल जैसे स्केल्स। हाँ, इस ट्रेड को रोकने के लिए, और ये गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट है कि वाइल्ड एनिमल और जो है स्पीशीज है, उनका जो ट्रेड हो रहा है उसको ट्रैक करे और उसको उसको उसके लिए नेशनल लॉज बनाए, प्यूनिटिव प्यूनिटिव प्रोविजंस रखे, अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता तो उसको एक पनिशमेंट का प्रोविजन रखे। सो ये है, सो इसमें 184 है और इंडिया भी इसका एक मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है इंडिया, और इंडिया बहुत एक्टिवली इस पे काम करता है। ठीक है, किस तरह का प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये साइट के अंदर 3 अपेंडिक्स 1 जो है स्पेसिमेन ऑफ दीज स्पीशीज ओनली एक्सपेरिमेंट लाइक कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए, लाइक अब सपोज, हाँ, देख लो देख लो, इसके जो स्केल्स है ना, इसका पाउडर बना के वहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जाता है। पूरे को टेस्ट के लिए नहीं खाते, उसका दवाई बनती है ना। तो अब देखिए इसमें स्पेसिमेन अगर कोई लेकर जा रहे हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, थ्रेटन स्पीशी का। और इसकी एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है, कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए अगर कोई स्पेसिमेन लेकर जा रहे हैं, मींस उसका एक सैंपल उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर जा रहे हैं, तो वो इसको अलाउ करता है। ठीक है, कमर्शियल पर्पज से नहीं होना चाहिए, कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल कोई स्पीशी है थ्रेटन, अब वो एक्सटिंक्ट हो रही है धीरे धीरे, तो एक कंट्री उसकी ब्रीडिंग करवाकर उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहता है। सो वो दूसरे कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट करेगा, लाइक इंडिया ने किया था ईरान के सॉरी अफ्रीका में चीता को लेने के लिए, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क में। सो 5 चीता लिए, मेल एंड फीमेल, और उनको एक वाइल्ड हैबिटेट में उनको ब्रीडिंग के लिए रखा गया। सो अब वो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ ना, इंडिया ने कुछ पे भी किया होगा, बट इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर साइट्स। वैसे कैप्टिव ब्रीडिंग को और ज्यादा टेक्निकली बोलो तो
एकदम उनको ह्यूमन हैबिटेट में रख के, बट इंडिया ने भी इससे मिलते जुलते पर्पज से उनको रखा, रिस्टोर कर एक हैबिटेट में उसको रखा जाए ताकि वो ब्रीडिंग करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। सो इस तरह से अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो उसको ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। कमर्शियल पर्पज से अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो वो रेस्ट्रिक्ट होगा। देन अपेंडिक्स 2 जो है थ्रेटन विथ एक्सटिंक्शन बट नॉट विच इन विच ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल, है ना, मीन्स उसका ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए है अपेंडिक्स 2 टू अवॉइड द यूटिलाइजेशन ऑफ कंपेटेबल एंड देयर सर्वाइवल, यानी उनका यूटिलाइजेशन जो है उनके सर्वाइवल के लिए डेंजरस न बने। एंड देन थर्ड, एटलीस्ट वन कंट्री विच हैज आस्क्ड अदर साइड पार्टी फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रेड। तो ये अपेंडिक्स 2 में उन सारी स्पीशीज को शामिल किया जाएगा जो दो कंट्रीज उनके ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। लाइक मीन्स सपोज इंडिया है, पेंगोलिन के लिए चाइना के साथ असिस्टेंस चाहता है कि वहाँ की जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वहाँ पर फिर अपेंडिक्स 3 में उसको डालेंगे ताकि फिर उससे इंडिया चाइना उस ट्रेड को रोकने में कलेक्टिव मीन्स मेजर्स ले सके। सो इस बिल्कुल अदर कंट्री के साथ जो पार्टी नेशन है उनको जोड़ेगा। सो इस तरह से आप कर सकते हैं, हाँ यस, ट्रेड को रोकने के लिए। कहाँ सेकेंड एवेन्यू इंक्लूड द स्पीशीज नॉट नेसेसरी थ्रेटन्ड विथ एक्सटिंक्शन, बट मतलब उनका एक्सटिंक्शन की थ्रेट तो नहीं है, बट ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल्ड टू अवॉइड यूटिलाइजेशन, मीन्स स्पीशी थ्रेटन नहीं है उस ट्रेड की वजह से, बट उनके सर्वाइवल के लिए एक मीन्स डेंजर है अभी, तो उस तरह की स्पीशीज को अपेंडिक्स 2 में शामिल किया जाएगा। ये आपने समझा? ओके ठीक है, क्वेश्चंस करें या कल? हाँ कर, चलिए क्वेश्चंस कीजिएगा। अरे अभी अभी और करना है हमें, नहीं अभी रुकिएगा, अभी मुझे आपको हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, कस्तूरी रंगन, वो सारा भी एक्सप्लेन करना है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, वो कल ही हो पाएगा। देन फिर हम क्वेश्चंस को मीन्स कल मीन्स मंडे को हो पाएगा, देन वी विल डू क्वेश्चंस।